गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने नेटवर्क थ्योरम से स्टार्ट की थी, जिनमें हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी हमने और थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी। आज हमारी नेक्स्ट थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता प्रमेय के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास में मान लो कि रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त कोई जाल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपने पास में क्या है, कोई जाल है जहां पर इसमें एक स्रोत लगा है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। दूसरा अपने पास में क्या है, कुछ इसके अंदर प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं और जिनको हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं। तो यदि हम क्या करें कि ये जो हमारा स्रोत लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, इसकी वजह से इस लूप में I1 धारा फ्लो हो रही है और इसमें I2 फ्लो हो रही है। तो क्या हो रहा है कि इसकी वजह से अगर यहाँ पर I धारा फ्लो हो रही है तो हम क्या करें, यदि इसे हटाकर दूसरे लूप में लगा दें तो यहाँ पर भी क्या होगी, I धारा ही फ्लो होगी। यानी अभी जब ये फर्स्ट लूप में है तब जितनी धारा इसमें फ्लो हो रही है सेकंड वाले लूप में, तो उतनी ही धारा क्या होगी अगर हम इसको फर्स्ट इसमें लगाते सेकंड में तो फर्स्ट में फ्लो होगी। यानी रेसिप्रोसिटी क्या हो गया, ये पारस्परिक है। यानी जितनी धारा ये अभी उत्पन्न कर रहा है सेकंड लूप के अंदर, उतनी ही धारा ये उत्पन्न करेगा जब हम इसे फर्स्ट लूप इसमें सेकंड लूप में लगा दें, तो उतनी ही धारा ये फर्स्ट लूप में उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, कि द्विपार्श्विक हम लिख सकते हैं द्विपार्श्विक यानी हमारे जो बायलेटरल इम्पीडेंसेस क्या होती हैं, ये हमने पढ़ा था पहले कि हमारी ऐसी इम्पीडेंसेस जिनसे यदि हम धारा की दिशा को चेंज करें, या तो हमारी धारा इस दिशा में फ्लो हो चाहे हमारी धारा इस दिशा में फ्लो हो रही हो, यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उनकी जो इम्पीडेंस है, उनकी वजह से जो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वो हमारी क्या होती है, बायलेटरल द्विपार्श्विक इम्पीडेंसेस होती हैं। तो यहां से हम लिख रहे हैं कि द्विपार्श्विक रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी जाल में एक विद्युत स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल ई है, स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एक नेटवर्क है, एक जाल है जिसके अंदर क्या है, ठीक है, एक नेटवर्क है जिसमें बायलेटरल इम्पीडेंसेस द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास में एक विद्युत स्रोत लगा है, ई विद्युत स्रोत हमारा एक एनर्जी सोर्स लगा है और जिसका विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, ई है, स्थित है, ई स्थित है, जो कि लूप 1 में स्थित है तथा यदि वह लूप 2 में धारा I उत्पन्न करता है तो यदि इसे हम लूप 2 में लगाएं तो लूप 1 में I धारा ही उत्पन्न
करेगा। ठीक है, यानी हमारा जो ई है, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, जो हमारा सोर्स लगा है, वो पहले हमारे पास में क्या है, लूप 1 में स्थित है, और उसकी वजह से लूप 2 में जो धारा आ रही है उतनी ही धारा क्या होगी, यदि हम इसे 2 में लगा दें तो 1 में होगी। ठीक है, यहाँ पर आप मतलब समझ रहे हैं इसका कि हमने क्या किया है, हमारे पास में जो ई सोर्स है, इसका डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारे पास में क्या है, ई सोर्स है, और ये हमारी प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या है, I1 है, और इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या है, I2 है। तो अभी जब ये फर्स्ट लूप में लगा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 2 लूप है, फर्स्ट और सेकंड। जब हमने E को फर्स्ट लूप में लगाया हुआ है तो सेकंड लूप में धारा I2 फ्लो रही है, क्योंकि हमारा पूरा सर्किट जो है उसमें सिर्फ एक हमारे पास में एनर्जी सोर्स है, तो इस सोर्स की वजह से क्या होगी, दोनों में धारा होगी। तो अब जब हमने इसको फर्स्ट लूप में लगाया हुआ है तो सेकंड लूप में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अब यदि हम क्या करें, इसे हटाकर यहां लगा दें, ठीक है, तो अब क्या होगा, जितनी धारा यहाँ फ्लो हो रही थी पहले जब ये यहाँ था, उतनी ही धारा मतलब I2 के बराबर धारा अब इस फर्स्ट लूप में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहलाती है। तो यहाँ से पहले हम इसको लेके चल रहे हैं फर्स्ट लूप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, जो हमारा ई है पहले उसे हम फर्स्ट लूप में लेके चल रहे हैं, फिर हम इसे सेकंड लूप में लेके चलेंगे। तो जब हमारा ई फर्स्ट में लगा है तो इसे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, अर्थात जो प्रतिबाधा है यानी आंतरिक प्रतिबाधा जो होगी, अर्थात ZT12 इक्वल टू ZT21 होगी, जहां ZT12 प्रथम लूप द्वारा द्वितीय लूप में आंतरिक प्रतिबाधा है। ठीक है, आंतरिक प्रतिबाधा क्या थी, हमारे ट्रांसफर इम्पीडेंस। उन्हें हम किस तरह से डिफाइन कर रहे थे कि हमारे किसी एक पास की वजह से दूसरे पास में। ठीक है, तो प्रथम लूप और ये जो सेकेंड लूप है हमारा, इन दोनों के मध्य जो आंतरिक प्रतिबाधा होगी, तो ZT12 क्या है, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा कि ZT12 इक्वल टू होगा E/I2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये प्रथम लूप तथा द्वितीय लूप के मध्य आंतरिक प्रतिबाधा है। तो आंतरिक प्रतिबाधा क्यों है, क्योंकि हमारा जो ई है वो इसमें लगा है और धारा हम किसकी लेंगे, I2 की, ये सेकेंड लूप की, तो E/I2 हो जाएगा। इसी तरह से जब ZT21 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय तथा प्रथम लूप के मध्य आंतरिक प्रतिबाधा। तो ZT21 का मान होगा E/, जब हमने सेकेंड लूप में लगाया हुआ है I1। ठीक है, यहाँ से अपने पास में क्या हो गया कि एक बार जब हमने E को इसके अंदर लगाया हुआ था फर्स्ट लूप में, ठीक है, तो एक बार हम E को क्या कर रहे हैं, सेकेंड लूप में लगा के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने आंतरिक प्रतिबाधा ZT12 लिख रहे हैं तो क्या होगा, E तो फर्स्ट वाले का होगा और I सेकेंड वाले की होगी।
तो इसे या तो हम E1 से डिनोट कर देते हैं, और ZT21 जो होगा वो क्या होगा हमारा, E सेकंड वाले का होगा और I जो है वो फर्स्ट वाले की होगी। तो ये हो गया अपना E2/I1। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है हमारी, कि हम चाहे अगर E को इसमें रख रहे हैं तो ये वाली धारा, और अगर हम E को इसमें रख रहे हैं तो ये वाली धारा, वो दोनों समान होंगी। तो हम इसे प्रूव करते हैं। यहाँ तक इसका स्टेटमेंट है। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, लूप है। तो हम यहाँ किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो हम लिखते हैं किरचॉफ नियम से ठीक है। तो किरचॉफ का नियम हमने लगाया, प्रथम लूप में लगा देते हैं पहले। ये हो जाएगा प्रथम लूप में। तो ये हो गया E माइनस, फर्स्ट लूप यूज कर रहे हैं हम, E माइनस I1Z1 माइनस I1 माइनस I2। ठीक है। इस तरह से हमारी जो धारा है वो, इधर जो धारा जा रही है वो इस तरह से फ्लो हो रही है। तो इस Z3 में से क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन अपने पास में। तो ये हो गया I1 माइनस I2। और देखिए यहाँ तक हमारी जो जा रही है वो I2 धारा है, और यहाँ पर जो आने वाली धारा थी वो हमारी I1 धारा है। तो Z3 में से क्या हो गई, I1 माइनस I2। ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारी धारा जो I1 है और ये हमारी I2 है। तो ये I1 माइनस I2 Z3 इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट लूप के लिए क्या लगाया है, किरचॉफ्स लॉ। इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू I1Z1 प्लस I1 माइनस I2 Z3, या फिर E इक्वल टू I1Z1 प्लस Z3 माइनस का I2 Z3। तो यहाँ से अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई किरचॉफ्स लॉ से। हमने लूप एनालिसिस लगाया यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी हो गई E इक्वल टू I1Z1 प्लस Z3। ठीक है। तो अब हम मान निकाल लेते हैं I2 का। I2 इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम इसमें सेकेंड लूप के अंदर हमारी इक्वेशन लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा द्वितीय पास में हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो हम यहां से शुरू करते हैं I2Z2, और इसमें से कौन सी करंट फ्लो हो रही थी हमारी, I2 माइनस I1 Z3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा I2Z2 है ये। ठीक है। तो I2Z2 प्लस Z3 माइनस का I1 Z3 इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई I2Z2 प्लस Z3 माइनस का I1 Z3 इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों लूप के अंदर किरचॉफ्स लॉ लगा लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसे सोल्व करके हम I2 का मान निकाल लेते हैं। तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, हमें क्या करना है, I2 का मान निकालना है। तो यहां से हम पहले लिख लेते हैं इसे I1 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से I1Z3
इक्वल टू I2 Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो यहाँ से अपना I1 का मान आ जाएगा I2 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3। ठीक है, तो ये मान हम रख देंगे इसके अंदर। तो हो जाएगा हमारे I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर E इक्वल टू I1 कितना हो गया I2 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 माइनस I2 Z3। ठीक है, यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी E Z3 इक्वल टू I2 Z2 प्लस Z3 माइनस का I2 Z3। ठीक है, I2 को हम कॉमन ले लेंगे, I2 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 डॉट Z3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन आ गई I2, और I2 का हमें क्या करना है, यहाँ से मान निकालना है। तो जो वैल्यू थी अपनी, ठीक है, यहाँ से अपने पास में क्या हो गया I2 Z2 प्लस Z3 अपॉन में Z3। ठीक है, तो अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर यहाँ लिख लेते हैं E माइनस Z1 I1, और ये क्या थी अपनी माइनस का I1 माइनस I2 Z3। ठीक है, जहां से हमने इसको लिखा था E माइनस या फिर E इक्वल टू Z1 प्लस Z3 I1, और ये अपना था माइनस का I2 Z3। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने I1 की वैल्यू रखी तो साथ में अपना ये भी चलेगा, एक मिनट, I1 और ये साथ में क्या था अपना Z1 प्लस Z3। ये अपनी I1 की वैल्यू है, तो Z1 प्लस Z3, और ये अपना माइनस का I2 Z3। एक मिनट, यहाँ से अपनी इक्वेशन जो है ये हमने नहीं लिखा था Z1 प्लस Z3 I1, और साथ में क्या था माइनस का I2 Z3। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो E इक्वल टू I2 Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 डॉट Z3 अपॉन में Z3 और माइनस का I2 Z3 डॉट Z3। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी इक्वेशन हो गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, I2 का मान निकालना है। तो E Z3 इक्वल टू I2 Z3 डॉट Z3, यहाँ पर भी Z3 डॉट Z3 है, एक हमारा प्लस का है और एक हमारा माइनस का है, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस का Z2 Z3 प्लस एक हमारा रह गया Z3 Z1, ये हमारा हो जाएगा Z1 Z3, ये कैंसिल आउट हो गया एक वैल्यू अपनी, अपॉन में Z3 को हम इधर ले गए। ठीक है, तो यहाँ से अपना I2 इक्वल टू हो गया E अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 इंटू Z3। ये अपने पास में मान आया है I2 का, जब हमने E को किसमें रखा है, फर्स्ट लूप के अंदर रखा है, और हमारा जो I2 है वो क्या है, इस E की वजह से सेकेंड लूप में फ्लो होने वाली करंट है। तो यहाँ तक अपने पास में वैल्यू आ गई कि E को हमने फर्स्ट में रखा और I2 का हमने मान निकाल लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इस E को हम सेकेंड लूप में रखें और फर्स्ट लूप में धारा निकालें, यानी फर्स्ट लूप में जो करंट फ्लो होगी वो वही होनी चाहिए जो अब I2 है। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं, I2 का मान हम रख लेते हैं क्योंकि लास्ट में हमें इक्वल प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करते हैं, हम इसे चेंज करते हैं,
प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ई को हम क्या कर रहे हैं, अब द्वितीय लूप में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो मैं इसी सर्किट में कर देती हूँ इसे। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस I2 के मान को मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, I2 इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ठीक है। ये हमारा क्या है, I2 का मान है द्वितीय लूप में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, किरचॉफ के नियम से पहले हम लगा रहे हैं सेकेंड लूप में, ठीक है, द्वितीय लूप में इक्वेशन हो गई हमारी E माइनस, अब क्या है, हम इसे नाम तो क्या दे रहे हैं, I2 दे रहे हैं, और ये हमारी I1 हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि हमने क्या लगा दिया है, E को सेकेंड लूप में लगा दिया है, तो हमारी जो धारा की दिशा है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन हो तो हम इसे डैश ले लेते हैं चाहे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने E को इस तरह से लगाया हुआ है, तो E हमारी जो सोर्स है वो अब इस तरह से हो गया है। तो हमारी जो धारा की दिशा है वो इस तरह होगी, इधर से फ्लो होगी। तो ये सारे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी जो डायरेक्शंस है वो इस तरह से हो जाएंगी अब। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड लूप के अंदर हमने इनको I1 डैश और I2 डैश नाम दिया है। सेकेंड लूप के अंदर हम किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं। तो द्वितीय लूप में E माइनस I2 डैश Z2, ठीक है, और माइनस I2 डैश माइनस I1 डैश Z3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, I2 डैश Z2 माइनस I2 डैश माइनस I1 डैश Z3 इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे पास में Z3 है उसमें से फ्लो होने वाली करंट अब क्या होगी, अब जो हमारी करंट होगी वो होगी I2 डैश माइनस I1 डैश। तो यहाँ से हमने इक्वेशन लिख ली इसकी। तो E इक्वल टू I2 डैश Z2 प्लस I2 डैश माइनस I1 डैश Z3। तो ये इक्वेशन हो गई E इक्वल टू I2 डैश Z2 प्लस Z3 माइनस का I1 डैश Z3, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड हो गई थी हमारी, इसे हम थर्ड दे देते हैं, और ये हमारी हो गई फोर्थ हो गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड लूप के अंदर, यानी एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट लूप था उसमें हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम लूप में क्या होगा, इक्वेशन हमारी Z3, ठीक है, Z3 से चालू कर सकते हैं हम या Z1 से कर सकते हैं। मान लो हमने Z1 से किया, तो ये हो गई हमारी Z1 I1 डैश, ठीक है, Z1 I1 डैश, ठीक है। फिर अपने पास में क्या होगा, इस तरह से हम लूप लगा रहे हैं। तो यहाँ से अब इसके अंदर हमारे पास में क्या है, E नहीं है, सिर्फ हम लूप लगा रहे हैं। तो Z1 I1 डैश माइनस I1 डैश माइनस I2 डैश Z3 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई, Z1 I1 डैश माइनस I1 डैश माइनस I2 डैश Z3 इक्वल टू 0। माइनस नहीं है, प्लस चलेगा अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन इस तरह से लगा रहे हैं इसके अंदर। तो Z1 I1 डैश प्लस I1 डैश माइनस I2 डैश Z3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया Z1 प्लस Z3 I1 डैश
माइनस का I2 डैश Z3 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 5। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गई, दो इक्वेशंस आ गई। इनको हम सिंपली वैसे ही सोल्व कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था जब हम I2 को निकाल रहे थे। तो इसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो Z1 प्लस Z3 I1 डैश माइनस का I2 डैश Z3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें निकालनी है I1 डैश निकालनी है, तो हम I2 डैश का मान इसमें रख देते हैं। तो ये हो गया I2 डैश Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 I1 डैश। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी I2 डैश इक्वल टू, ठीक है, I2 डैश का मान फिर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 डैश अपॉन Z3, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 6 से हम मान रख रहे हैं समीकरण 4 के अंदर। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू I2 डैश Z2 प्लस Z3 माइनस I1 डैश Z3, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू I2 डैश Z2 प्लस Z3। I2 डैश का हम मान रख देते हैं। तो ये अपने पास में हो गया I1 डैश Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस I1 डैश Z3, ठीक है। तो ये हो गया E इक्वल टू I1 डैश Z1 Z2 Z1 Z3 Z3 Z2 प्लस Z3 डॉट Z3 माइनस का I1 डैश Z3 Z3, ठीक है। और अपॉन में इस पूरे के साथ में अपने पास में क्या है, Z3 है, ठीक है। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा E Z3 इक्वल टू I1 डैश Z1 Z2 Z1 Z3 Z3 Z2, और ये वाली जो टर्म है Z3 डॉट Z3, ये हमारे पास में एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी Z1 Z2 I1 डैश Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2, ठीक है। और Z3 को हम इधर ले गए, तो हमारा जो I1 डैश आया वो आ जाएगा E Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2, ठीक है। अब हमारी जो I1 डैश और I2 है दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है। तो इससे हमारी जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो प्रूव होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं इसे। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 तथा 7 से I1 डैश इक्वल टू या फिर I2 इक्वल टू I1 डैश, अतः पारस्परिकता प्रमेय सिद्ध होती है। ठीक है, हमारी जो पारस्परिकता प्रमेय है वो क्या होगी, सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि हमारी I2 और I1 डैश जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो यही कहती है कि जब हमने E को फर्स्ट लूप में रखा है तो इसकी वजह से यहाँ पर सेम जो करंट होगी वैसे ही उतनी ही करंट जब हम E को सेकेंड लूप में रखें तो फर्स्ट में फ्लो होगी। या फिर एक तरीके से अगर हम इम्पीडेंस की फॉर्म में बात करें तो जो अंतरित प्रतिबाधा होती है जेड ट्रांसफर इम्पीडेंस ZT12 इक्वल टू होती है ZP21 के। यानी अगर फर्स्ट लूप में जो वोल्टेज हमने लगाई हुई है, जो सोर्स हमने लगाया हुआ है, उसकी वजह से सेकेंड लूप को जितनी इम्पीडेंस हो रही है अपने पास में, यानी जो करंट फ्लो हो रही है, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा
यानी E/E1/I2 इक्वल होता है E2/I1 के। ठीक है, फर्स्ट की वजह से सेकंड में जो करंट है और सेकंड की वजह से जो फर्स्ट में करंट है उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस हमेशा इक्वल होती है। और जो हमारी करंट है, फर्स्ट वाली जो करंट होगी हमारी I1 डैश और जो I2 करंट फ्लो हो रही थी वो इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है उसका ये स्टेटमेंट प्रूव होता है।